Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 3, Drift of Electrons. पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ओम्स लॉ और हमने देखा था कि कैसे पोटेंशियल और करंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर हमने देखा था कि करंट एक्चुअल में फ्लो कैसे करता है। व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट उन दोनों की डायरेक्शन हम अलग अलग लेते हैं। हमने देखा था कि एक्चुअली में करंट कैसे फ्लो करता है, मतलब चार्ज कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे जाते हैं। तो हमने देखा वहां पर एनालॉजी ली थी होल्स की, कि अंदर कुछ गड्ढे टाइप हैं और इलेक्ट्रॉन्स उन गड्ढों के थ्रू होते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं। ओके, तो देखो एक्चुअली में वो गड्ढे क्या होते हैं? वो गड्ढे होते हैं पॉजिटिव आयंस। तो अगर मैं कॉपर वायर लूँ, सपोज ये कॉपर है, ठीक है, फॉर कॉपर वायर ये अंदर कॉपर एटम्स हैं और ये कॉपर एटम्स के जो येलो डॉट्स हैं ये उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री टू मूव है और इन्हीं को हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है और यही एक्चुअली में फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो अभी हमने इसको फ्रीली रखा हुआ है, अभी यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ वेलोसिटी है। वाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन। तो बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है। अब ये क्या करेंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन देखूं, ये ऐसे रैंडम डायरेक्शन में घूमते हुए कभी इस न्यूक्लियस के पास गया, मतलब इस आयन के पास, कभी इस आयन के पास, कभी इस आयन के पास, कभी इस आयन के पास, मतलब रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, इसे हम कोलिजन बोलते हैं कि कोलिजन हुआ। तो हर कोलिजन के बाद इसके पास एक नई रैंडम वेलोसिटी है। ओके, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ले लेते हैं कि इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एक रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन। ओके, इसे हम ले लेते हैं u, कि u वेलोसिटी है और ये कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये u वेलोसिटी है, बट हर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कंप्लीटली रैंडम है, कंप्लीट एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये बहुत फास्ट होती है। इट इज़ अप टू द ऑर्डर ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी हाई होती है ये वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा होती है और ये इस डायरेक्शन में रैंडम मूव कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं एक कंप्लीट वॉल्यूम के लिए देखूं, ठीक है, एक कंप्लीट वॉल्यूम के लिए देखूं, तो ये सारी जो वेलोसिटी है ये कितनी होगी, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर के अंदर 6 × 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर इतने एटम्स हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 63 ग्राम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन सब की इतनी रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी ले, तो अगर हम सबका सम करें तो वो जीरो आएगा। देखो क्यों जीरो आएगा? देखो अगर मैं एक कोई भी एक रैंडम ith इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, सपोज मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इतनी u, ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता होगा आउट ऑफ 10⁻23। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो जरूर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूर आएगा जिसकी वेलोसिटी इसके ऑपोजिट हो। ओके, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में वही वेलोसिटी है, क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है। तो देखो अगर मैं यू एवरेज निकालूं, u एवरेज इट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ui ith पार्टिकल के लिए एंड फॉर ऑल पार्टिकल्स i इक्वल्स 1 से लेके n तक, उन सब का सम, ये बड़ा n है, डिवाइड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आएगा 0। क्यों? क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है और अगर हम नेट रिजल्ट देखें तो सारी वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओके, और ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पीस ऑफ मैटर। ठीक है, तो u एवरेज आया 0। तो देखो अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन देखूँ ना, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन देखता हूँ, सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, ये हमारा कोई एक ith इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला। तो देखो इसका मोशन कुछ ऐसा है, जब अभी हमने कुछ लगाया नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसका मोशन है ऐसा, ठीक है, यहाँ पर टकराया एक कोलिजन, यहाँ टकराया सेकंड कोलिजन, यहाँ ऐसा कोलिजन के बाद 4 कोलिजन के बाद वो यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो अगर अब मैं एक
इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं इधर, मतलब इस एंड को मैं किसी पॉजिटिव पोटेंशियल से लगा दूं, ज्वाइन कर दूं, और इस पार्ट को किसी नेगेटिव पोटेंशियल से ज्वाइन कर दूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसी लगा रहे हैं, ऐसी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ठीक है। हमने यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस को कनेक्ट कर दिया। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, और वो इक्वल होगा सब पे, क्योंकि चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो सब पर अब फोर्स इस डायरेक्शन में एक एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो देखो अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा था, मोशन का पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले, उसका देखो बाद में क्या होगा, ऐसा कुछ शिफ्ट हो जाएगा उसका, है ना। वो अभी इस डायरेक्शन में उसका मोशन कुछ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ठीक है। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन देखें जिसका मोशन कुछ ऐसे था, अब इसका भी ऐसा ही शिफ्ट होगा, ठीक है। वो अब ऐसा मूव करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो शिफ्ट आ रहा है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स में आएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब में एक छोटा छोटा शिफ्ट आएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, देखो जैसे कि हमने बात की कि यू एवरेज है 0, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है, ये है मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी 0 है ना। हमें पता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, इतनी 10⁶ मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर हम कंबाइंड इफेक्ट देखें तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें सारी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और वो हम निकालते हैं अभी, ठीक है। तो देखो वो जो वेलोसिटी है ना, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल अपीयर टू मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अब देखो हम एक मैक्रोस्कोपिक लेवल की क्वांटिटी डेराइव करते हैं फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, तो हम क्या करेंगे, सबका एवरेज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो निकालते हैं कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय मास। फोर्स कितना होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई ले लेते हैं, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो फोर्स उन पर लगेगा उल्टी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव ई ले लेते हैं डिवाइड बाय एम, तो यह आएगा माइनस ई इंटू ई बाय एम। इतना एक्सेलरेशन लग रहा है हर इलेक्ट्रॉन पर, ओके। अब देखते हैं, अब हम ये एक आयत इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये वाला, ये आयत है हमारा, ठीक है। अब देखो ये है ना, यहाँ से जस्ट निकला है, तो इसकी अभी वेलोसिटी है u, ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जा रहे हैं, तो अभी इसकी वेलोसिटी है u, जस्ट इस इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट हुआ। अब ये यहाँ पर इससे टकराने वाला है। जब ये इससे टकराएगा ना, टकराने के बाद सपोज ये अगेन इसकी एक वेलोसिटी आएगी और वो उतनी होगी u, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो एक u वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर है वो बस इस दौरान रहेगा, इतने पार्ट तक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का असर रहेगा बिटवीन ईच कोलिजन, हर कोलिजन के बाद एक नई वेलोसिटी है। तो हम इस पीरियड के अंदर इसी के लिए देखते हैं, ठीक है। तो सपोज वो ये वाला पार्ट है, अभी यहाँ पर u वेलोसिटी है और यहाँ पर v वेलोसिटी है, और ये जो टाइम है इसको हम ले लेते हैं सब कोई ti, ith पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है v फाइनल वेलोसिटी, तो v i इट इज इक्वल्स टू यू आई प्लस ए टी, तो ए आई इंटू टी, ए टी आई। तो देखो ये ए आई कितना है, इतना, सब पार्टिकल्स पे एक्सेलरेशन सेम है, तो यहाँ पर हमें आई नहीं लगाना चाहिए, ओके। तो वी आई कितना आएगा, वी आई इज इक्वल्स टू यू आई माइनस ई ई बाय एम और टी आई, ठीक है। अब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सबका एवरेज लेंगे। तो किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, सबका सम करते हैं, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी पी आई क्वांटिटी है, ठीक है। पी आई फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n, जितने भी n है, डिवाइड बाय n।
ऐसे हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबका सम vi डिवाइड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए भी हम ऐसे करेंगे ui बाई n माइनस ये तो कांस्टेंट है, और ti के लिए हम यही करेंगे, ठीक है। तो देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इस क्वांटिटी को हम बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये आएगा vd समेशन ऑफ ui ओवर n। ये हमने अभी जस्ट यहाँ दिखा कि ये ज़ीरो है, और वो आपको पता है वो ज़ीरो क्यों है, तो ये आया ज़ीरो माइनस ई बाई एम इंटू, अब ये क्वांटिटी कितनी होगी, तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ith इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे आयन से टकराने में इसको टाइम लग रहा है ti, लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ज़रूरी नहीं इसको ti लगे, इसको ti से ज़्यादा भी लग सकता है, इसको ti से कम भी लग सकता है, ठीक है। तो सपोज इस वाले इलेक्ट्रॉन को ti से ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जितना इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना किसी को उतना ही कम लग रहा है, ठीक है। तो देखो किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, तो हम उन सब के लिए एक एवरेज टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो एवरेज टाइम को हम बोलते हैं टाउ। तो टाउ इज इक्वल्स टू टाइम बिटवीन टू ईच सक्सेसिव कोलिजन्स, ओके। तो देखो यहाँ से vd कितना आया, यहाँ से vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। तो ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे फिर से बता देता हूँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर ये कोई मेटेलिक बॉडी है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से अंदर हमें क्या दिखेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो ये कांस्टेंट क्यों है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, इट डिपेंड्स ऑन ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, टाउ ये हमने कांस्टेंट लिया है, डिफाइन किया है इसको। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, ठीक है, ये एक्सटर्नल एक फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट वैल्यू है और सारे इलेक्ट्रॉन इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे मूव करेंगे। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब हमें पता है कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन ये चेंज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ये चेंज होना चाहिए ना, जैसे ये चेंज होना चाहिए इस दौरान ये अगेन एक कोलिजन होगा इसमें, और फिर उसमें सेम वेलोसिटी v आ जाएगी, फिर उसमें अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होगा, ठीक है। तो इसलिए देखो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्यों ये जो vd है ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो बढ़ेगी एक कोलिजन हो जाएगा, फिर जैसे ही वो बढ़ेगी कोलिजन हो गया, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल अपीयर टू मूव इन दिस डायरेक्शन opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ vd, ठीक है। अब देखो अगर इस डायरेक्शन में vd है तो देखो डेल्टा टी टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अगर देखो किसी टाइम पर यहाँ थे और डेल्टा टी टाइम वो इधर पहुँच गए, तो ये डेल्टा एक्स लीनियर डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, डेल्टा एक्स होगा vd इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। और भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी है इसलिए एक्सेलरेशन नहीं ले रहे हम, ठीक है। और अगर मैं इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं लूँ a, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है तो a इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा, ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू v डैश ले लेते हैं इसको, a डेल्टा x या फिर vd a डेल्टा t, इतना वॉल्यूम है, ठीक है, इतना वॉल्यूम ये कवर हुआ किसी डेल्टा टी टाइम में। अब देखो किसी डेल्टा टी टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया से पास हुए, मतलब कितना नेट चार्ज यहाँ से पास हुआ। अब हमें वो कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई कॉपर है तो उसे हम एक होमोजीनियस मटेरियल लेंगे। अगर हम कॉपर को एक होमोजीनियस मटेरियल लेंगे इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम एक क्वांटिटी लें n विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं।
तो n इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वॉल्यूम में v में, तो वो ये रिलेशन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर किसी भी वॉल्यूम में हमें n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी इक्वल्स टू n इंटू वी। ठीक है, तो ये v डैश वॉल्यूम के अंदर डेल्टा टी टाइम में, मतलब यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो किए, तो n इज इक्वल्स टू n, ये कांस्टेंट है, इनटू ये v डैश, तो वी डी ए डेल्टा टी, इतने इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा टी टाइम में यहाँ से फ्लो किए किसी एरिया ए से। ओके, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, डेल्टा क्यू, वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो डेल्टा क्यू कितना आएगा फिर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं ई। ओके, तो डेल्टा क्यू क्या आएगा, n कितना आया, वी डी एन वी डी ए डेल्टा टी, तो n वी डी ए डेल्टा टी इंटू ई। ओके, तो इतना चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा टी टाइम में किसी एरिया ए से। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो देखो हमें पता है आई क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर मैं इधर ले गया तो ये कितना बचेगा, एन वी डी ए ई। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो किया, करंट इट इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, तो ये है करंट। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इसमें हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन मिल रहा है। ओके, तो I इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। ओके, अब देखो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताया था, बहुत मैंने मतलब ब्रीफली बताया था कि करंट डेंसिटी क्या होती है। अभी मैं थोड़ा आपको ढंग से बताता हूँ। देखो करंट डेंसिटी क्या होती है कि सपोज कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, अब इसके अंदर है ना चार्ज कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, कुछ चार्ज ऐसे जा रहा है, कुछ चार्ज ऐसे जा रहा है, कुछ चार्ज ऐसे जा रहा है, कुछ चार्ज बाहर निकल रहा है। ओके, तो देखो हम एक है ना क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, और वो क्या होती है कि एक स्मॉल छोटे से एरिया, मतलब ये छोटे से एरिया से कितना करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस छोटे से एरिया पे लूँ कि यहाँ पर करंट डेंसिटी है जे, चार्ज जे करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो देखो हमें इस पूरे एरिया ए के लिए निकालना है कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से करंट कैसे निकालूंगा, करंट विल बी इक्वल्स टू जे, यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या है ना, इस छोटे से एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, जे डॉट डी ए, और इसका हमें पूरे सरफेस के लिए करना है तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे ऑल ओवर ए, पूरे एरिया पर। ठीक है, तो अगर हम जे ले लें एक कांस्टेंट वैल्यू, अगर जे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है मतलब, तो अगर जे यूनिफॉर्म है हम जे को बाहर ले लेंगे और डी ए का इंटीग्रेशन ए पर, तो यहाँ से आई क्या आएगा, जे इंटू ए, या फिर जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय ए फॉर यूनिफॉर्म जे, और ये जे है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिफॉर्म के लिए हम ऐसा साइन नहीं ले रहे। ठीक है, तो देखो अगर मैं आई बाई ए करूं इधर, तो आई बाई ए क्या आएगा, आई बाई ए, आई ओवर ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ठीक है, और आई बाई ए को हम क्या ले रहे हैं, जे, तो जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। कितना होता है, वी डी होता है, देखो हम यहाँ पर है ना सारी मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज नहीं ले रहे जब हमने ये वी डी लिखा इधर। ठीक है, तो हम एक मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, तो वी डी कितना है, ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, यही आया था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया ये, अगर मैग्नीट्यूड ले तो ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, तो जे कितना आएगा, जे आएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई।
ठीक है। तो देखो करंट डेंसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कांस्टेंट वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एंड इट डिपेंड्स ऑन, या फिर इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल्स प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो एन भी यही चीज है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टाउ ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि J इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, इसको मैं Z ले लेता हूँ, कुछ भी एक कांस्टेंट है Z इंटू E। ठीक है, और ये Z एक कांस्टेंट वैल्यू है जो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखो ऐसे कुछ हमने है ना पिछले वीडियो में ओम्स लॉ के अंदर हमने डेराइव किया था। देखो मैं दोबारा कर देता हूँ, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है या फिर आई रो एल बाय ए। ठीक है, V क्या होता है, E इंटू एल इज इक्वल्स टू आई बाई ए को हमने J लिया, रो इंटू एल, एल से एल कैंसिल, E इज इक्वल्स टू J रो, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी। ओके, फिर हमने देखा था कि हमने 1 बाय रो इंटू ई, ये 1 बाय रो को हमने क्या बोला कंडक्टिविटी, तो उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, तो हम लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। तो देखो ये सिग्मा मटेरियल पर डिपेंड करता है और J E पर ऐसे डिपेंड करता है। तो देखो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, J करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और ये कांस्टेंट वैल्यू है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, तो देखो ये दोनों रिजल्ट हमारे सिमिलर है ना, तो यहाँ से मैं सिग्मा क्या डिफाइन कर सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। ओके ओके, तो सिग्मा क्या आया, कंडक्टिविटी आया एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है इन सब चीज़ों पर। ठीक है, तो ये कंप्लीटली कांस्टेंट वैल्यू है और मटेरियल पे डिपेंड करती है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या है, मतलब वो कितनी इजीली मूव कर सकते हैं। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया था, माइनस ई इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। ठीक है, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, मतलब कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो तो है यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक टाउ जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब क्या है, हमें एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करनी है कि जो हमें ये बताए कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि Vd बाय E ये एक यूजफुल क्वांटिटी है ना, जो हमें ये बताती है कि कितना इजीली हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो Vd बाय एम को ही बोला, Vd बाय E को ही बोला जाता है मोबिलिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय दिस म्यू, एंड इट इज इक्वल्स टू E, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, E इंटू टाउ बाय एम, तो ये होता है आपका मोबिलिटी। ओके, सिंपल सी चीज़ है भाई, ये समझ आए कि ये यूज़फुल कैसे है भाई। ये चीज़ है ना हमें ये बताती है कि कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम कितनी ज़्यादा वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं, हमें ये मटेरियल के बारे में ये बताता है म्यू। ओके, जितना ज़्यादा म्यू है उतना ज़्यादा अच्छा वो मटेरियल है फॉर बेटर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा उसके अंदर। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतना अच्छा है वीडियो। ओके, थैंक यू।